धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसमें जहां ये जानना बेहद जरूरी है कि भाई कौन किसे हरा रहा है, कौन किसे मार रहा है। जंगबंदी की जो बातें बाइडेन के जरिए की जा रही हैं और 4 मार्च का जो टाइम फिक्स कर दिया गया है उसके बाद हमास जो जंगबंदी से इनकार कर रहा है उसके क्या मायने निकलते हैं, वहीं ये जानना समझना भी बेहद जरूरी है कि वहां पर क्या हालात हुआ करते थे, वहां पर हालात कैसे कैसे बदले, वहां पर जिन लोगों ने हालात बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है उनकी बातों को सुनना भी बेहद जरूरी है। तो एक ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। नाम है डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। किसी पहचान की परिचय की मोहताज नहीं है ये शख्सियत। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं और उस दौरान बहुत सारे विवाद इनको लेकर जुड़े हैं। इनको लेकर ही अरब की दुनिया से आवाज भी उठाई गई थी जब इनको लेकर बहुत सारे विवाद खड़े किए जा रहे थे। इसके अलावा मिल्ली गजट के नाम से इंग्लिश का एक अपना अखबार निकालते हैं लंबे समय से और पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में इनके बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े आर्टिकल, बड़े बड़े मजामीन लिखे और पढ़े भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी जी मैं जी, कई शुक्रिया। पहलू में इस बातचीत को करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी खैर खैर ये जानना चाहता हूं क्योंकि लंबे समय से पता चल रहा था कि आप बीमार हैं। नहीं, अब ठीक है, अब बहुत बेहतर हूँ। बिल्कुल तो सेहतयाब नहीं हो चुका हूँ, लेकिन बहुत बेहतर हूँ पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अपना मतलब काम वाम बाहर कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ। बाहर जी। जाने की स्थिति में नहीं है अभी। अभी सिर्फ मैं अस्पताल जाता हूँ, हर 10 दिन अपने डॉक्टर को देखने के लिए अस्पताल जाता हूँ। बाकी घर में ड्रेसिंग वगैरह घर ही में हो रही है, दवाएं चल रही हैं। बहुत बेहतर हूँ पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन अभी आम हालात में जाना नहीं, मुश्किल है अभी। चलिए खुदा आपको बेहतर करे। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आप पढ़ाई के दौरान कितने साल उस इलाके में रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद जब आप लिखने लगे, पत्रकारिता में आ गए, तो उसके बाद कितनी बार आप उस इलाके में जा चुके हैं। जी देखिए, मैं मिस्र सन 66 में, अक्टूबर सन 66 में मिस्र गया था और फरवरी सन 73 तक वहाँ पे था। तो काफ़ी लंबा अरसा है, कुछ 7 साल का है। इसमें वहाँ पर बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई, जिसमें कि ख़ास तौर से फ़लस्तीनी लोग थे। और फ़लस्तीनी यानी आम तालिब इल्म भी थे, लेकिन ये कि बिल्कुल आला सतह के जो लोग थे। मसलन वहाँ फ़तह का जो ऑफ़िस था, उसके जो डायरेक्टर थे, उनका नाम था अबू रऊफ़, और वो यासिर अरफ़ात के सगे भाई थे। इनके साथ मेरा बैठना होता था, बातचीत, बल्कि उनसे इंटरव्यू मैंने लिया है। और उसी ज़माने में मैंने, चूँकि उसके फ़ौरन बाद, मेरे जाने के कुछ ही दिन के बाद, इसराइल ने हमला किया जून सन 67 में, 5 जून सन 67 को हमला किया, जिसमें उसने मिस्र को शिकस्त पहुँचाई, जॉर्डन को भी शिकस्त पहुँचाई और उर्दून को भी, सीरिया को भी, शाम को भी शिकस्त पहुँचाई। और उसने बहुत से इलाके, यानी मिस्र का सहराए सीना कब्ज़ा कर लिया। और फ़लस्तीन का जो बाकी मादा इलाका था, 22% इलाका फ़लस्तीन के बाद सन 48 में बच गया था, जो कि गज़ा और वेस्ट बैंक है, ये 2 इलाके बच गए थे, इसको भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। उसके अलावा इसराइल ने शाम की जो ऊपर शमाल में गोलान गोलान हाइट्स। हाइट्स बोलते हैं, गोलान हाइट्स पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। और इससे पहले, जहाँ तक मुझे मालूम हो सका, और बाद में मैंने इस बारे में रिसर्च किया, यानी कायरा यूनिवर्सिटी में जो मेरा एमफिल का जो डिसर्टेशन था, मकाला था, वो फ़लस्तीनी के बारे में था। इसलिए जी। कि उस ज़माने में काफ़ी चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जानूँ कि है क्या ये। हम्म। तो इन सब और वहाँ के जो लोग थे, उनसे मुलाकातें, हॉस्टल में बहुत से तलबा थे ये फ़लस्तीन के, उनसे जी। मैंने कहा भाई कुछ किताबें वगैरह दीजिए। तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें वगैरह ला के दी, और उसकी बुनियाद पर मैंने अल जमीयत वीकली, जो उस वक्त मेरे वालिद साहब उसके एडिटर थे, उसमें कई किस्तों में, मेरे ख्याल 4-5 किस्तों में, बहुत ही लंबे-लंबे 2-2 सफ़े के मज़ामीन मैंने लिखे, जो एक किताब बन जाएगी, जी। पूरी तफ़सील से, कि फ़लस्तीन का मसला कैसे शुरू हुआ और कैसे उस वक़्त तक पहुँचा था। जी। तो अच्छी खासी मुझे मालूमात हो गई। फिर मैंने खुद, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने जो एमफिल में जो अपना मकाला था, वो फ़लस्तीन के बारे ही में था वो। जी। और फिर मैंने कई किताबें भी लिखी, जो कि वहाँ पे छपी हुई हैं अरबी में। मेरे तारीख़ फ़लस्तीन अल क़दीम, यानी क़दीम फ़लस्तीन की तारीख़ जो है, वो छपी हुई है, और काफ़ी उसको आज भी लोग उसको पसंद करते हैं, कि पहली दफ़ा
पुरानी जो तारीख थी, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, सुलेमान, वो सब उस जमाने की पूरी तारीख है, जी उसको वहाँ पे बयान किया गया है। और उसके अलावा जो तलमूद, जो यहूदियों की मुकद्दस किताब है, तौरेत के बाद जो है तलमूद आती है, उसके जी। बारे में भी मेरी किताब बैरूत से छपी हुई है। हम्म और फिर सन 98 में यहाँ हिंदुस्तान में मैंने एक काफी जखीम जो है पैलेस्टाइन डॉक्यूमेंट्स, यानी हम्म फलस्तीन की दस्तावेजात में तकरीबन 1000 पेज की हम्म। पहली दफा किसी ने इस तरह से अंग्रेजी में जमा किया। अरबी में तो मौजूद थी लेकिन जी। अंग्रेजी में नहीं थी, अंग्रेजी में मैंने जमा किया। हम्म और उसके साथ बहुत काफी बड़ा मुकदमा भी लिखा, हम्म जिससे कि फलस्तीन के मसाइल जो है उस वक्त तक जो है वाजे हो गए, कैसे मसला शुरू हुआ, कैसे खत्म जी। हुआ। और फिर उसके बाद भी बहुत से हम्म मजामीन मैंने उर्दू, अंग्रेजी, अरबी में लिखे जी। हुए हैं। तो हम्म। मेरा सिलसिला काफी उस और सिलसिले आज में भी ये सिलसिला यानी जारी है जारी आपका। है, ये ठीक काफी है, लेकिन जारी है। यहाँ अब मेरा एक और सवाल अभी अधूरा भी रह गया कि ये तो जी आपने बताया कि तालीम के दौरान आप वहां पे रहे और 6-7 साल आपने वो तमाम चीजों को देखा और समझा। मैं ये जानना चाह रहा था इसके बाद आप कितनी मर्तबा वहां पे जा चुके हैं? नहीं, देखिए, फलस्तीन में नहीं गया, फलस्तीन तो इसराइल के कब्जे में है। हम्म तो जब से मैं देख रहा हूँ फलस्तीन जो है इसराइल के कब्जे में है, तो इसलिए मैं फलस्तीन नहीं गया। मैंने एक बार कोशिश भी की, एक बार हम्म गजा जाने की कोशिश की सन हम्म 2009 में, जबकि बहुत बड़ा 2008 में हमला किया था इसराइल ने गजा के ऊपर। 2009 में एक इंटरनेशनल टीम जो वहाँ जमा हुई थी काहिरा में, कि वो हम्म सब मिल करके गजा जाएंगे, लेकिन फलस्तीनी माफ कीजिएगा, मिस्री हम्म हुक्काम ने हमको मना हम्म कर दिया, हम्म जबरदस्ती मना कर दिया। रास्ते में हम हम्म लोग थे, गजा के रास्ते में, वहां हम्म से फौज आकर के हम लोगों को, हमारे 4-5 बसें थी जिसमें हम लोग सवार थे, तो उनको हम लोगों को ला करके होटलों में उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि जी। तुम लोग ये मिस्र से चले जाओ। तो इस तरह मैं हम्म। जा नहीं पाया, लेकिन ठीक है। न जाने की वजह बुनियादी यही है कि हम्म। ये सब इलाके इसराइल के कब्जे में इसराइल है के और मैं नहीं कब्जे में है। जाना चाहता। लेकिन बाहर बाहर बहुत से यानी हम्म। फलस्तीनी जो हैं और बहुत ही ठीक है। ऊंचे पैमाने पर, इस खालिद मशाल जो कि एक जी जमाने में हमास के सदर थे, उनसे जी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, जो कि अभी भी जी। वेबसाइट पे हमारे में मौजूद होगा। स्पेशली हम्म। मैंने जाकर के दमास्कस जी में जो है उनसे जी इंटरव्यू किया। इस जी पे बहुत ही लंबा इंटरव्यू, कोई जी। 1.5-2 घंटे का रहा होगा। ठीक। और जी उसमें उन्होंने बहुत ही अहम बातें कही उसमें, जी। जो आज भी उनके वो मानाखेज बातें हैं। बिल्कुल। तो काफी इस तरह से मेरा ताल्लुक ठीक है। जारी है। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है सर कि जिस मिस्र को आप बता रहे हैं 1967 में इजराइल ने बुरी तरह तबाह कर दिया, उसके जितने भी हवाई जहाज थे उनको भी मटिया मेट करके रख दिया, उसी मिस्र ने इजराइल को सबसे पहले देश के तौर पे स्वीकार्यता दी, क्यों दी? नहीं, देखिए, मिस्र मुस्तकिल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से सहरा सीना जो है उनको वापस मिल जाए, लेकिन कुछ भी बात बनती नहीं थी। इसराइल जो है तरह तरह के, जैसे आज फिलिस्तीन के साथ कर रहा है, वो उनके साथ भी कर रहा था, कुछ ना कुछ पक निकाल करके वो उनको वापस नहीं करता था। बहुत बड़ा इलाका है सारा सीना, समझ लीजिए हमारी एक जैसे स्टेट होगी, उस जी तरह का बहुत बड़ा इलाका है। लोग उसमें रहते हैं, इससे सारा नहीं है, बल्कि जी। वहां पे बहुत से शहर वहां पे है, हम्म सहारा भी है। तो वो वापस लेना चाहते थे, लेकिन इसराइल टाल मटोल करके नहीं दे रहा था। तो फिर उन्होंने अक्टूबर सन 73 में हमला किया, मिस्र ने हम्म और शाम ने मिल करके हमला किया, और इसमें उन्होंने कुछ इलाका वापस ले लिया। उसके बाद जैसे अब हुआ है कि अमेरिका ने पूरी तरह से तदखुल किया और पूरी तरह से इसराइल के सपोर्ट किया, और जंग के हम्म दौरान उनको असलहे दिए, ला करके उनको हवाई जहाज से, जहाज़ों से ला करके उनको वहां पे, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी वहां पर जो है असलहे जो है हेलीकॉप्टर से नीचे जो है उतारे। तो इस तदखुल की वजह से इसराइल बिल्कुल, यानी अभी जो हुआ है, अभी भी अगर ये अमेरिका ने गजा की अभी जो जंग हो रही है, अमेरिका ने उनको जंग के दौरान असलहे न दिए होते तो इसराइल जो है अब तक हाथ खड़ा कर चुका होता, इसराइल हम्म नाकाम हो चुका होता इस वक्त जो है। हम्म लेकिन अमेरिका ने पूरा तदखुल किया। यही हम्म। नहीं बल्कि अभी जो है दो उन्होंने ला करके जो जो आर्म्स कैरियर होते हैं, जो बहुत ही बड़े जहाज होते हैं, जैसे कि जी। हमारे पूरे पूरे मोहल्ले होते हैं, बड़े बड़े हाँ, जहाज पूरा होते हैं, युद्ध हजारों पोत ला लोग के खड़ा कर दिया समुद्र में। ला करके, वो लाके वहां खड़ा कर दिया कि देखो, कोई जो है इसराइल के खिलाफ काम करना जी। मत करना। यानी ये एक तरह से वार्निंग तो थी मिस्र की। क्या इस डर की वजह से और 1973 में अमेरिका के आ जाने की वजह से मिस्र ने देश के तौर पे इजराइल को स्वीकार कर लिया सबसे पहले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त क्या हुआ कि इसराइल ने, जैसे गजा में भी हुआ था, गजा में उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की थी,
और वो कहते थे वो 3,000 मिलियन डॉलर कैसे बनी थी ये जो गजा में दीवार उनकी थी पूरे इसराइल और बीच में गजा के थे, लेकिन हमास के लोगों ने तोड़ दिया। इसी तरह से उन्होंने सहरा सीना में जो है ऐसी दीवार बनाई थी, उसको कहते हैं बारलेव लाइन। बारलेव जो उनका एक जंगल था उसके नाम पे थी बारलेव लाइन। और इसराइली समझते थे कि यानी मिस्रियों के लिए इसको पार करना नामुमकिन है, ये समझते थे वो। लेकिन सन 73 में जब अक्टूबर में मिस्रियों ने हमला किया, उन्होंने जी। घंटों के अंदर वो दीवार तोड़ दी और हम्म। अंदर घुस गए। लेकिन उसके बाद में अमेरिका ने पूरी तरह से वहां पर दखलंदाजी की और वो पूरा अपना सारा सीना नहीं ले पाए। एक हिस्सा हम्म। लिया उन्होंने, तकरीबन एक तिहाई जो है उन्होंने पूरी तरह से ले लिया, लेकिन हम्म। 2 तिहाई बच गया। अब उसके बाद अमेरिका ने जो है और खुद यूरोपियन ममालिक ने ये कहा, जैसे आज बात हो रही है कि जी। 2 स्टेट की आज बात हो रही है ना, तो हम्म। वो लोग जागते हैं, अरे भाई ये मसला हल हो गया होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उस वक्त जी। यही शुरू हुआ कि अच्छा भाई वापस कर दो किसी तरह से, नहीं हम्म। तो मिस्र जो है फिर हमला करेगा। हम्म। तो उस वक्त बहुत लंबी जो है बातचीत शुरू हुई और महीनों चलती रही, बल्कि उससे भी ज्यादा चलती रही। और जी। आखिर में ये हुआ कि अमेरिका ने कहा कि भाई अगर आप इसराइल को मान ले तो मसला ही खत्म हो जाएगा, फिर इसराइल ये हम्म। वापस कर देगा। तो हम्म। उस वक्त जो है उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, और अरब ममालिक ने भी मिस्र से कह दिया कि भाई आप किसी तरह से भी वापस ले सकते हैं अपनी अपनी जमीन, तो आप ले लीजिए, कोई बात नहीं है। तो इस हम्म। तरह से उन्होंने वापस ले लिया। हम्म। लेकिन जिस हद तक अनवर सादात गए, हम्म। यानी सिर्फ वापस ही नहीं लिया बल्कि इसराइल को मान लिया, इसराइल की एम्बेसी खोल दी, क्या ठीक है। क्या कर दिया। जी। उसके बाद सारे अरब ममालिक ने अनवर सादात या मिस्र का बाइकआउट किया, जो हम्म। बहुत दिन तक चला। अरब लीग से निकाल दिया गया उनको, बहुत हम्म। दिन तक चला। लेकिन वो मामला धीरे धीरे आज ऐसे हो गए हैं कि बहुत से हम्म। ममालिक ने आज जो है इसराइल इज़राइल से ताल्लुकात संबंध कायम कर बना लिए। लिए हैं। आपने जो बहुत शुरू है में जो बातचीत किसी ने बताई है सर, आपकी जी 1967 वाली बातचीत से एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि इज़राइल ने हमला किया, जबकि हम लोग तो ये जानते हैं कि तमाम मुस्लिम अरब मुल्कों ने मिलकर इज़राइल पे हमला किया था और अकेले इज़राइल ने उनको हरा दिया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि इज़राइल ने हमला किया। नहीं नहीं नहीं, सन 67 में इसराइल ने हमला किया, ये तो कोई, आप जो बात कर रहे हैं ऐसा तो कोई है ही नहीं, कोई कह ही नहीं हम्म। सकता उसको। इसराइल खुद ही फख्र से कहता है कि हमने जो है इन सबों को, देखिए, 3 हम्म। ममालिक को, सीरिया को, जॉर्डन को, इजिप्ट हम्म। को मिल करके हरा दिया। तो हम्म। ऐसा तो कोई कह ही नहीं रहा है। हम्म। इसराइल ने ही हमला किया, और हम्म। इसराइल उसको 6 डे वॉर भी बोलते हैं उसको, हम्म। इसराइल ने ही किया, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसमें कोई ठीक है। यानी कोई ये ऐसी तारीखी चीज है कि कोई हम्म। नहीं कह सकता कि अरबों ने ठीक है। किया। अरबों ने सन 73 में किया, उसके बाद जो मैंने हम्म। अभी बताया, सारा सीना को वापस लेने के लिए और ठीक है। गोलान हाइट्स को वापस लेने के लिए। तो हम्म। गोलान हाइट्स में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम्म। सहारा सीना में इन्होंने एक वापस तिहाई ले। ले लिया। ठीक है। उसके बाद जब उनसे मुआहदा हुआ तो फिर ये हुआ कि एक हम्म। तिहाई जो आपने ले लिया ये तो आपका पूरा है। हम्म। उसके बाद एक तिहाई है, उसमें जो आपकी फौजें जो है इतनी रहेंगी, वो बता दिया गया है, इससे ज्यादा टैंक न रहे, इससे ज्यादा हम्म। फौजी न रहे, ठीक इससे है। ज्यादा पुलिस न रहे। और ठीक है। उसके बाद एक तिहाई दूसरा, जो आखिरी तिहाई था, जो कि हम्म। गजा के पास है, इसराइल के पास है, उसके हम्म। बारे में ये तय हुआ कि ये हम्म। मुश्तरक रहेगा इसराइल और इजिप्ट के दरमियान। तो वही हम्म। सूरत हाल आज भी बाकी है। ठीक और है। इस वक्त जो है हम्म। मिस्र ने अब यहाँ उनको धमकी दी है। जी, जी अब यहाँ एक चीज ये बताइए सर कि 1967 के बाद क्या फिलिस्तीनियों ने मान लिया कि अरबों से कुछ नहीं होने वाला है, या वो दूसरों के भरोसे अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और वहीं से उन्होंने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया और वहीं से वो मुसलसल तरीके से इजराइल से लड़ते आ रहे हैं खुद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो पहले दिन से लड़ना चाहते थे, सन हम्म। 48 में लड़ना चाहते थे। लेकिन सन 48 में अरब फौजें जो अंदर गईं, यानी एक तरफ से जॉर्डन गया, एक तरफ से इजिप्ट गया, इन लोगों ने इनके असले छीन लिए। उनसे अच्छा। कहा कि भाई हम लड़ेंगे। जी हाँ, हम्म। बिल्कुल, ये चीज तारीखी चीज है। इन लोगों ने हम्म। असले छीन लिए फलस्तीनियों के, इनसे कहा कि तुमको नहीं लड़ना है, हम लड़ेंगे। तो एक तरह से इन्होंने मना कर दिया, और ये मनाही जो है मुस्तकिल जारी रही सन 67 तक, कि तुम लोग नहीं करना, हम करेंगे। अरब ममालिक का मौके यही था कि तुमको जरूरत नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, तुम कमजोर लोग हो। हम, हम्म। हमारे पास देखो इतनी बड़ी बड़ी फौजें हैं, इतने टैंक हैं, इतने हवाई हम्म। जहाज हैं, क्या क्या हैं, हम आजाद कराएंगे, तुम बैठे रहो आराम से, तुम बस खाओ पियो। हम्म। तो लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बातें आने लगी फलस्तीनियों के, कि भाई हमको धोखा दिया गया है और ये कुछ नहीं करने वाले हैं।
तो सन 65 में 1 जनवरी सन 65 में फतह, जो बहुत ही मशहूर, जो यासिर अरफात की सदारत में जो जो तंजीम बनी थी, हम्म, वो सन 67 के समझ लिए 2.5 साल पहले बन चुकी थी। जी, लेकिन अरब ममालिक उन्हें काम करने नहीं दे रहे थे, न मिस्र काम करने दे रहा था, न जॉर्डन काम करने दे रहा था, न लेबनान, कोई काम नहीं करने दे रहा था। हम्म, लेकिन सन 67 में जो उनकी जब शिकस्त हुई और जिल्लत हुई, रिसवाई हुई, हम्म, उसके बाद इन्होंने इनके लिए रास्ता खोल दिया, कहा था कोई बात नहीं, तो तुम जाओ, हमला करो, हम तुमको मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये शुरू हुआ। तो हम्म, हालांकि वो पहले से वो तंजीमें उनकी बन चुकी थी, और हम्म, फतह के बाद उसके अलावा बहुत सी और तंजीमें, जैसे कि जी, पॉपुलर फ्रंट है, उन्होंने बहुत सी तंजीमें और भी बनी, दसियों हम्म, तंजीमें बनी, हम्म, अलग अलग, कोई कम्युनिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है, कोई क्या है, कोई अरब जी, नेशनलिस्ट है, कोई जी, प्रो सीरियन है, कोई प्रो हम्म, इराक है, कोई प्रो इजिप्ट है। तरह तरह की तंजीमें बनी, लेकिन बड़ी तंजीम बहरहाल जी, यासिर अरफात की जो सदारत में फतह थी वही रही, और हम्म, ये चलता रहा सन 82 तक। सन जी, 82 में जो इसराइल ने जिस तरह आज हमला किया है गजा के ऊपर, ऐसे ही लेबनान पे हमला किया था, हम्म, और बहुत कई महीने तक वहां पे तोड़फोड़ की थी, मारा था, और बिलाखिर जो फलस्तीनी थे, यानी आज यासिर अरफात और उनके साथी कई हजार थे, इन हम्म, लोगों को जबरदस्ती उनको वहां से निकाल करके उनको अरब ममालिक में तितर बितर कर दिया। कुछ लोगों को इराक भेज दिया, कुछ लोगों को यमन भेज दिया, कुछ लोगों को ट्यूनिस भेज दिया, और जी, इस तरह से फतह की ताकत खत्म हो गई। लेकिन हम्म, फतह बाकी रही, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, यासिर अरफात की बड़ी शख्सियत थी, वो बाकी रहे। और हम्म, आखिर में उनको ऐसा लगा हम्म, कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम्म, उन्होंने फिर इसराइल से सुलह कर ली। इसको ओस्लो बोलते हैं। जी, सन 92 93 में जो ओस्लो जी, अकॉर्ड्स हुए जी, थे, इसमें कि नॉर्वे जो एक मुल्क है यूरोपियन, उसने जी, बीच में पढ़ करके सालिसी की थी और उनका हुआ था। लेकिन इसराइल ने उसको उस पर अमल नहीं किया। हम्म, इसराइल ने ले तो लिया। अब ओस्लो की बुनियाद पे दुनिया के अक्सर ममालिक इसराइल को मानते नहीं थे, जी, अब सबने मानना शुरू कर दिया इसराइल को। हम्म, तो इसराइल ने ले लिया, और इसराइल ने यह कहा था ओस्लो अकॉर्ड में कि 5 साल में आपकी आजाद हुकूमत बन जाएगी। ठीक है, और आज उसको कितने साल हो गए, मैं समझता हूँ हम्म, कि इतने 30 32 साल तीस हो गए 30 होंगे। साल करीब हो गए हैं, हाँ, उसके बावजूद भी आज भी वहाँ हुकूमत नहीं बनी। जी, वहाँ एक म्यूनसिपलिटी जरूर बनी है। एक म्यूनसिपलिटी एक जो है, जी, कचरा वचरा साफ करो और बस इसको बस चलाओ, बस, और और अस्पताल को देखो। उसके अलावा उनके पास कोई ताकत नहीं, कोई फौज नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है सर कि कुछ लोग यासर अराफात हों या महमूद अब्बास हों, रात दिन इनको मुनाफिक बताते रहते हैं और कहते रहते हैं ये तो एजेंट हैं इजराइल और अमेरिका के। जी, नहीं, देखिए, जो इनका ख्वाब था कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी हुकूमत बनेगी, जो ओस्लो अकॉर्ड में था, वो इसराइल ने नाकाम कर दिया। पहले धीरे-धीरे चल रहा था, लेकिन जब से ये लिकुद हुकूमत आई, लिकुद जो आज आज है, कुछ 30-35 से है, इसने जो है 30 साल से शायद होगी, इसने जो है ये आई इसी बुनियाद पर कि हम फ़लस्तीनी हुकूमत नहीं बनने देंगे। जी, तो बहुत तफसीलात उसकी हैं, मैं उसमें क्या जाऊं, लेकिन जो पहले चल रहा था, राबीन, जिसने कि जनरल राबीन जो उनका वजीर आजम था, जिसने कि वो ओस्लो अकॉर्ड्स पर दस्तखत किया था, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। और इसराइलियों ने कत्ल कर दिया उसको। तूने बहुत बड़ी गद्दारी की, जैसे हमारे यहाँ हम्म, महात्मा गांधी को नाथूराम जी, ने कत्ल कर दिया था, उसी किस्म की बात वहाँ हुई, उन्होंने कत्ल कर दिया। उसके बाद ये नई हुकूमत आई, जो कि जैसे हमारे यहाँ बीजेपी है ना, उसी टाइप की है। नहीं, कांग्रेस और हम्म, बीजेपी इस टाइप की समझ ली, दोनों में फर्क है। जी, तो वो बीजेपी वहां पे हुकूमत में आ गई, लिकुद जिसे बोलते हैं। और लिकुद ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर फलस्तीनी हुकूमत नहीं बनने देंगे यहाँ पे, इसलिए कि हम्म, बनेगी तो हमारे लिए मुसीबत होगी। उनके दिमाग में यही है। जी, तो इस तरह से वो नाकाम हो गया, और उस नाकामी की वजह से दूसरे फलस्तीनियों ने कहा कि भाई ये चीज तो नाकाम हो गई, इसराइल ऐसे नहीं देने वाला है, इसराइल से हम लड़के ही ले सकते हैं। तो इसलिए हमास पैदा हुई, उसी हम्म, जमाने में पैदा हुई। और हम्म, हमास धीरे 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 बहुत पावरफुल हो गई, यहाँ तक कि 2006 में जब इलेक्शन हुआ वहां पे, तो जी, उसको तकरीबन 60% वोट मिले। हम्म, लेकिन इसराइल और उसके जो मगरबी, जो यानी यूरोपियन और अमेरिका, जो उसके जो सपोर्टर हैं, उन्होंने उसकी हुकूमत चलने नहीं दी, और हम्म, 6 महीने में गिरा दी। यही कहा कि साहब ये तो टेररिस्ट है, इनको हुकूमत नहीं करने देंगे। यानी हम्म, वो वहाँ के जो वो फिलिस्तीनी कौम के जो जो फैसला है, जो हम्म, कि बैलेट पेपर से और इलेक्शन से आया था, उसको उन्होंने नहीं माना। ये इनकी जी, डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी उसी वक्त उनको अच्छी लगती है जबकि वो उनकी उनके फायदे में हो। माफिक लोग हों, बिल्कुल। तो हम्म, उसके बाद से इन्होंने उसको बाहर कर दिया।
लेकिन हमास ने कम से कम गजा पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा। हम्म। हालांकि हमास को तो जो पैलेस्टीन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में, उस पर भी हुकूमत करनी चाहिए थी, वहां हम्म। तो उनकी हुकूमत जारी रही। और आज एक तरह से मैं आपको बता दूं हम्म। कि पैलेस्टीन अथॉरिटी जो 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 वेस्ट बैंक में है, जिसके के सदर जो मकाम है वो रामल्ला है, वो गैर कानूनी है, इसलिए कोई इलेक्शन हुआ नहीं। हम्म। 2006 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हम्म। और उसके सदर जो माजिन साहब है, अबू माजिन या महमूद अब्बास उनका असल नाम है, हम्म। वो सदर का आज तक इलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे ही ठीक बैठे है। हुए हैं, बगैर इलेक्शन के बैठे हुए हैं। लेकिन उनको, यासिर अरफात को, महमूद अब्बास को, इन लोगों को सीधे सीधे मुनाफिक बताना, इसराइल के अमेरिका के एजेंट बताना, क्या ये सही है? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, यासिर अरफात को तो किसी ने मुनाफिक नहीं कहा, ये बात दुरुस्त नहीं है। यासिर अरफात को इसराइल ने वहां ला करके, रमल्ला के अंदर ला करके, फिर गद्दारी करके उनका जो सदारती जो महल था, उसको उन्होंने घेरे में ला लिया। और उसके अंदर वो खाना वही जाता था जो इसराइल की इजाजत मिलती थी। उस खाने में उन्होंने धीरे 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 जहर मिलाना शुरू किया, यहाँ तक कि उनको कत्ल कर दिया उनको। तो लेकिन तो यासिर अरफात को ये कह सकते हैं कि भाई वो जो उन्होंने समझा था कि इसराइल से सुलह करके हमको फलस्तीन मिल जाएगा, ये गलत था। लेकिन हम्म। कोई मुनाफिक उनको नहीं कहता। लेकिन ठीक है। महमूद अब्बास को मुनाफिक कहते हैं, इसलिए कि वो सारी बुनियाद जिस पे ओस्लो बनी थी आज ढह चुकी है, फिर भी ये लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हम्म। कि इनको एक छोटा मोटा इख्तिदार का वो मिला हुआ है, छोटा हम्म। मोटा, कोई बहुत ही बड़ी नहीं है, वहाँ बहुत बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन बहरहाल सदर तो सदर ही होता है, चाहे मामूली सा मुल्क हो उसके भी सदर होता जी। है। जैसे हम्म। मालदीव का सदर भी सदर ही है। जी। तो उस तरह से चीज है, इनको बार बार इन्होंने खुद कहा है, यानी हम्म। महमूद अब्बास ने बार बार कहा है कि हम जो है फिलिस्तीन अथॉरिटी को खत्म कर देंगे। तो भी क्यों हम्म। नहीं कर देते? ये हम्म। बिलावजह का जो फ्रॉड है, ये ठीक है। दुनिया के सामने ये है कि ठीक। फिलिस्तीन का मसला ठीक। हल हो गया, फिलिस्तीन का जी। मसला नहीं हल हुआ। ठीक, बहुत समझ से गया। मुल्कों ने हम्म। ओस्लो के बाद इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए थे, जी। जी। इसी बुनियाद पे फिलिस्तीन का मसला हल हुआ, लेकिन ठीक। वो नहीं हल हुआ। अभी हाल फिलहाल में आपने पिछले 2 दिन के दौरान खबर पढ़ी होगी कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं महमूद अब्बास को। ऐसा क्यों किया गया है? ये तो एक ड्रामा है। ये ड्रामा है इसलिए कि महमूद अब्बास, गज्जा की इतनी दिनों से पिटाई हो रही है, 5वें महीने में आ गई है, कुछ हम्म। नहीं कर पाए, किसी तरह से नहीं रोक पाए। वहां एक 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 कतरा पानी नहीं भेज पाए, वहां पे एक बोतल जो है वहां पर जो है दवा नहीं भेज पाए। तो ये नाकामी है, इसको छुपाने के लिए एक ड्रामा किया जाता है। हर जगह ऐसा ड्रामा होता है कि जब हम्म। हुकूमत जो है बहुत बड़ी एक नाकामी होती है, तो हुकूमत जो है तोड़ करके नई हुकूमत बनाई जाती है, दिखाने के लिए लोगों को भाई कुछ हो रहा है। दूसरे इसके जो शिक ये है कि अमेरिका ये चाहता है, इसराइल नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि गज्जा पर अब इन्हीं लोगों को हुकूमत हो। मतलब हम्म। हमास अब तक वहां हाकिम था, 2006 से लेकर आज तक वहां हाकिम था। अब जी। वहां पे महमूद अब्बास की जो हुकूमत है, वहां पर उनको हुकूमत सौंप दी जाए। तो ये हम्म। उसकी तैयारी हो रही है। और हम्म। ये जो लोग अभी आए इसको टेक्नोक्रेट बोलते हैं। ठीक। मतलब जो अभी नई हुकूमत बनी है वो टेक्नोक्रेट की, यानी ये कि वो सियासी लोग नहीं है, बल्कि हम्म। टेक्नोक्रेट हैं। मतलब जो ठीक। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फलां हैं, ढमाके, इस टाइप के लोग, प्रोफेसर हैं। इन हम्म। लोगों को हुकूमत में लिया गया, उनको दिया गया ये दिखाने के लिए कि ये हम्म। सियासी नहीं है, ठीक। बल्कि ये असल में सही काम करने वाले लोग हैं, और ठीक। ये किसी तरह से सियासतबाजी नहीं करेंगे। तो हम्म। उसका मकसद जो है दो है, एक तो ये अपनी नाकामी छुपाना है, और दूसरा ये दूसरा? कि गद्दा पर हम जी। हुकूमत करने की तैयारी ठीक। है ये। जी, जी। अब यहाँ एक तो सवाल ये उभरता है सर, कि जो हमास पैदा इस बात पर हुआ, जो वजूद में इस बात पर आया कि यासिर अरफात कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो फेल हो चुके हैं, अब लड़ाई से ही सब कुछ होगा। उस हमास ने 2019-2018 के आसपास आकर ये कहना क्यों शुरू कर दिया कि हम टू नेशन सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, हमास ने ये नहीं कहना शुरू कर दिया, बल्कि ये फ़लस्तीनी कौम जो है उसमें एक तरह से ये बात उभर के आई थी, सिर्फ हमास के बाहर भी आई थी कि भाई अब जो है हम इस पोजीशन में नहीं है कि इसराइल, और इसराइल के पीछे पूरा मगरिब और अमेरिका है, उसको शिकस्त दे करके इसराइल का जो पूरा इलाके को ले सके। तो हम्म। कुछ नहीं तो कम से कम ये जो 22% यानी जो वेस्ट बैंक और जो गज्जा है, इसी को हम ले लें, बशर्ते कि ये पूरी तरह इसराइल हमको दे दे। लेकिन इसराइल तैयार ही नहीं है। अब वेस्ट हम्म। बैंक के अंदर उन्होंने इतने सेटलमेंट देने, यहूदियों की जो ना आबादियाती जो 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 आबादियां हैं इन्होंने बनाई है, जो इलीगल है, पूरी तरह हम्म। दुनिया भर बोलती है, इसराइल के अलावा दुनिया का हर मुल्क कहता है ये गलत है, अक़वाम मुत्तहिदा कहता गलत है, अमेरिका कहता गलत है।
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बना ली। और आज इस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद कुछ नहीं तो 5-6 लाख जो है यहूदी उन इलाकों में रहते हैं जो कि उन्होंने माना था ओस्लो में ये फलस्तीन के हैं। जी तो भाई जो फलस्तीन के तो तुम्हारा वहां पे अपने शहर और अपने कस्बे और अपने गांव बनाने का क्या मकसद है? मतलब क्यों हम्म, नहीं कभी छोड़ोगे, इसका मकसद यही है। ठीक है। तो इसराइल की वो नहीं है। तो एक फलस्तीनी आवाम में ये हुई थी कि भाई जी अगर हम जी इसको ठीक है। पूरा पूरा वेस्ट बैंक मिल जाए, पूरा पूरा गजा मिल जाए, तो जी हम जो है इसको भूलने को तैयार हैं। लेकिन जी इसराइल तैयार नहीं किसी तरह से। और जी अब तो बात हो रही है कि गजा पर दोबारा हुकूमत इसराइल करना चाहता है। जी 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 इसराइल ये जी। कह रहा है, हो ना पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये अलग बात है, ये आगे बताइए। लेकिन इसराइल क्या ये कह आपको रहा लगता है, क्या आपको लगता है जो बाइडन ने कहा कि 4 मास तक जंगबंदी करा देंगे, जो काहिरा में बातचीत हुई, जो पेरिस में बातचीत हुई, और उसके बाद जो दोहा में बातचीत चल रही है, हालांकि नेतन्याहू तो इनकार कर रहे हैं कि हमास समझौता मानने को तैयार ही नहीं है, क्या लग रहा है आपको? है। ये देखिए, हमास की दो बुनियादी शर्तें थी कि जंगबंदी जो होगी वो मुस्तकिल होगी। ये नहीं कि चंद हफ्ते के बाद आप जो है अपने जो है जो भी जो असीर हैं, जो आपके जो फौजी वगैरह हैं, उनको वापस ले लीजिए और फिर लड़ाई शुरू कर दीजिए। ये नहीं चलेगा। इसराइल हमास का ये कहना था। दूसरे हमास का ये कहना था कि हम यहाँ पे इसराइली कब्जा नहीं होने देंगे। इसराइल इस वक्त ये चाहता है कि पूरे गजा के ऊपर कब्जा जो है दोबारा, जैसे कि सन 2000 से पहले था। सन 2000 से पहले इसराइल का पूरा कब्जा था। लेकिन यही हमास वगैरह ने उनको इतना उनकी पिटाई की, उनको इतने हमले किए कि वो वहां से फिर भाग गए। तो ये इलाका ऐसा है। वेस्ट बैंक में ऐसा नहीं है। वेस्ट बैंक में जो इसराइली बैठे हुए हैं, गजा से हम्म, इसराइली भाग गए थे। अब ये पूरी तरह से वापस आना चाहते हैं। बल्कि ये क्या, बल्कि उनका प्लान ये है कि काफी तादाद में फलस्तीनियों को वहां से सारासीना, जो मिस्र का इलाका है, वहां पर धक्का देके डाल दिया जाए। और हम्म, फिर ये काफी खाली हो जाएगा। नहीं, वो कसाफत नहीं रहेगी। यानी कुछ लोग रहेंगे तो कोई बात नहीं उनके नजदीक, लेकिन हम्म, बाकी लोग, और फिर उस इलाके में वो अपने सेटलमेंट बनाएंगे, अपने शहर वहर वहाँ बनाएंगे। पहले भी था। जी वहाँ पे कई कई बड़े बड़ी जो है वहाँ पे आबादियां यहूदियों की थी, लेकिन वो इन्होंने खत्म कर दी, बल्कि कब्जा कर लिया फलस्तीन के लोगों ने। तो वो ये चाहते हैं। लेकिन हम्म, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये अलग बात है। तो अगर हमास किसी तरह से राजी हो गई, मैं समझता हूँ राजी होने की बात सिर्फ यही है कि गजा में हालात इस वक्त बहुत ही खराब है। लोग अब भुखमरी से मरने लगे। वहां पे इसराइल जो सामान नहीं आने दे रहा है। गजा के अंदर जंग से पहले रोजाना सामान, जो खाने पीने के सामान, इसलिए कि वहां पे कोई जमीन ऐसी नहीं है कि वहां सब चीजें हों, और जमीन भी छोटी सी है। तो बाहर से खाने पीने का सामान आता था। 500 ट्रक जो है रोजाना आते थे। और हम्म, आज ये हालत है कि इसराइल से तकरीबन 80 ट्रक आने दे रहा है। तो इसका हम्म, मतलब है कि वहां पे खाना नहीं पहुंच रहा है, दवा नहीं पहुंच रही है। वहां पर जो है जनरेटर को चलाने के लिए जो पेट्रोल वगैरह होता है वो नहीं पहुंच रहा है, डीजल नहीं पहुंच रहा है। तो लोगों में मरना, बल्कि इस वक्त मरना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जी जो है, आज ही की खबर है कि हम्म, 4 बच्चे भी जो है खाना नहीं मिलने की वजह से, भुखमरी की वजह से, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। हम्म, तो इसके बाद लोगों में मरना शुरू हो गया है। तो अगर हमास इस बात को मानता है कि चलो 6 महीने 6 हफ्ते के लिए जंगबंदी हो जाए, तो उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि हम्म, अवाम के ऊपर जो असर हो रहा है वो जी बहुत ही खराब है। और किसी कैसे आप अगर अपने बिलखते हुए बच्चे को देखेंगे कि वो खाने के लिए जो तरस रहा है, तो आप जी कोई भी शर्त मान लेंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गुलामी हो जाऊंगा, लेकिन बच्चे को खिलाओ। तो जी वही वजह हो सकती है, वरना वो नाकाम नहीं हुए हैं, अभी भी वो पूरी तरह से कामयाब है। वो इलाके जिसपे कि इसराइल ने पूरा, यानी नॉर्थ गजा है, जिस पे इसराइल ने पूरा कब्जा कर लिया, वहां से भी हमले हो रहे हैं, जी वहां से जी रॉकेट भी मारे जा रहे हैं। जी जी तो वो हमास जो है आज भी हम्म, कायम है, बाकी है। जी कुछ लोग जरूर मरे होंगे, जी लेकिन हमास ने दिखा दिया। बल्कि मैं तो समझता हूँ इस्लामी तारीख में जो बहुत बड़े बड़े मारिक हुए हैं, जैसे कि हित्तीन हुआ है, इस तरह के ऐन जालूत हुआ है, जिसमें कि सलीबियों वगैरह को हराया गया था, मंगोल ततार है उनको हराया गया था। उसी तरह से आज हुआ है। एक मामूली सी जो कौम है, 23 लाख क्या होता है, जी 23 लाख में जो फौजी हैं हमास के तकरीबन 40,000 हैं। और जो अल जिहाद इस्लामी के कोई 10,000 हैं। और दूसरे कुछ हैं उनके भी 5,000 होंगे। तो आप हम्म, कितने मान लें, 55,000 60,000 लोग हैं। इन्होंने हम्म, इसराइल की इतनी बड़ी फौज, जिसको कहा जाता है कि दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर फौज है और हम्म, सारे अरब ममालिक को मिल करके शिकस्त दे सकती है, ये सब कहा जाता था। हम्म, आज इन लोगों ने, जो निहत्थे लोग हैं,
जिनका रास्ता बंद है, इसराइल ने एक तरफ से रास्ता बंद कर रखा है और मिस्र ने एक तरफ से रास्ता बंद कर रखा है, उसके बावजूद उन्होंने उनको जो है नाको चने चबवा दिए। तो ये इस्लामी तारीख का, उस इलाके की तारीख का, पूरे मशरक़ वस्ता की तारीख का एक बहुत ही बड़ा वाक़या है और मैं समझता हूँ सदियों बाद भी इस चीज़ को याद रखा जाएगा कि किस तरह से एक निहत्ती कौम ने एक इतनम यानी हर तरह से असलहे से लैस जो है बिल्कुल उनको, आप सही कह रहे हैं सर कि ऐसे जज्बे के साथ, एक तरफ हथियार हैं, तमाम चीजें हैं, पूरी मगरबी दुनिया अमेरिका साथ खड़ी है, लेकिन एक तरफ सिर्फ जज्बा है और जज्बे के सामने बड़ी बड़ी ताकतें धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 5 महीने की जद्दोजहद तो यही बता रही है। वक्त का थोड़ा तकाजा है। हमने आज आपका जो पूरा एक रोल रहा है फिलिस्तीन को लेकर लिखने में, पढ़ने में, वहां की जानकारी में, उसको भी अधूरा छोड़ दिया है, क्योंकि हम ताजा हालात को लेकर भी कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन ये सिलसिला आपके साथ जारी रखना चाहते हैं। क्या आप फिर वक्त देंगे? इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है।